आइए दोस्तों बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसके अंदर हमें देखना है, एक तो पहले दो आपको स्टार्टिंग में ना सॉल्व क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन सॉल्व क्वेश्चन की खासियत क्या है कि इसके अंदर एक दो एंट्रीज ऐसी हैं जो थोड़ी सी अच्छी है, एक दो एंट्रीज ऐसी हैं जो थोड़ी सी अच्छी एंट्री है, तो इसलिए उस एंट्री को यहां पे रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद हम देखेंगे जो मेन एरिया है इस सेगमेंट का वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का सर मतलब क्या हुआ कि जहां पे आपको एक ट्रांजैक्शन दी होगी, कुछ उसका नरेशन दिया होगा, अमाउंट्स भी दिए होंगे, और उसको पढ़ के आपको रेक्टिफाई करना है कि उसके अंदर क्या गलती है। क्योंकि हमने देखा है क्या कि जर्नल एंट्रीज के अंदर जब उसका नरेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वो नरेशन चीजों को पकड़ने के काम आता है। ये हमने जब नरेशन के बारे में पढ़ा तब हमने देखा था कि नरेशन लिखना क्यों जरूरी है, ताकि कल को अगर कोई एंट्री आपको जाननी हो, समझनी हो, तो वो नरेशन आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता है कि क्या घटना घटी थी जिसके बेस पे हमने वो एंट्री पास की है। तो सेम मैनर में आपको नरेशन पढ़ना है और उससे पहचानना है कि क्या गलती है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, और अगर कुछ गलती होगी तो उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड पार्ट जिसको हम रेक्टिफिकेशन का कहते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सॉल्व। ऑल्दो ये सॉल्व है तो अपने को ज्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता है नहीं, फटाफट से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए जी, तो कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। इनकी हमें एंट्रीज पास करनी है। पहला है कमीशन रिसीव्ड, बहुत सिंपल आपको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये आपको कमीशन मिल रहा है, मिल क्या रहा है, तो पैसे मिल रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कमीशन आपके एक प्रकार का इनकम है और नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा और आप बोलोगे क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स, तो इस चक्कर में कमीशन आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। अगला है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय विनोद ऑफ ₹400। अब विनोद हमें रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर विनोद हमें रिटर्न कर रहा है इसका मतलब क्या है कि हमने विनोद को क्या किया होगा, सेल किया होगा। हमने विनोद को क्या किया होगा, सेल किया होगा कभी, और उस सेल में से वो कुछ क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है। तो 400 रुपए का आपको सामान रिटर्न कर रहा है, तो आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, लेकिन गुड्स आने का जो नेचर है वो क्या है, सेल्स रिटर्न। तो आपकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा है, तो विनोद से आ रहा है, तो विनोद का अकाउंट आपको सेटल करना पड़ेगा कितने रुपए से, 400 रुपए से। मतलब कि जितने भी पैसे आपको सेल करने के बाद उससे लेने थे उसमें से वो 400 रुपए आपको कम पे करेगा, तो विनोद का अकाउंट आपका 400 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। अगला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 900 रुपीज। हमने देखा था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसकी होती है, जिसकी जिंदगी होती है, और जिंदगी किसकी होती है, बिजनेस की नहीं होती है, बिजनेस के प्रोप्राइटर की होती है। तो ये प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस प्रीमियम है। प्रोप्राइटर बोले तो उसका ये पर्सनल खर्चा है, अपना इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर को अपने घर से पे करना चाहिए, लेकिन वो बिजनेस से इसको पे कर रहा है, तो अपना पर्सनल एक्सपेंस पे कर रहा है। जब भी कुछ पर्सनल वाली हरकतें होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये है ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो और आपके पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा क्या, कैश। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका एंट्री हो जाएगी इसकी। और लास्ट आता है लेंड टू मिस्टर कुमार ₹10,000। अब लेंड टू मिस्टर कुमार का मतलब क्या है कि लेंड का मतलब क्या हो रहा है कि आप उधार दे रहे हो किसको, मिस्टर कुमार को, कितना, 10,000 रुपए। तो आप जब किसी को उधार दे रहे हो इसका मतलब क्या है कि वो आपको भविष्य में आपका पैसा लौटाएगा। फिलहाल आपने उसको दे दिया, तो भी आपने उसको एक प्रकार से क्या दिया है, लोन दिया है, एक प्रकार से क्या दिया है, लोन दिया है। और आपके पास से जा क्या रहा है, आपके पास से जाएगा कैश, क्योंकि आप जो पे कर रहे हो कैश की फॉर्म में कर रहे हो। अब आपने लोन जिसको दिया, अगर उसका नाम पता है तो उसका नाम भी लिखना पसंद करते हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, मिस्टर कुमार्स लोन अकाउंट। मिस्टर कुमार का एक हम लोन अकाउंट खोलेंगे और उसको हम डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये पैसा हमें मिस्टर कुमार से लेना है। ये लेंटिंग के थ्रू गया है, मतलब ये आपका रूटीन बिजनेस नहीं है। रूटीन बिजनेस होता तो आप उसको बोलते हैं कि डेटर है, जहां आप गुड सेल परचेज करते हो और उसके ब्याह पे आपको किसी से पैसे लेने होते हैं। यहां पे आप पैसे भविष्य में लोगे, और ये जो आपने है ये सामान दिया है उसके बदले पैसा नहीं है, ये आपने किसी को पैसा ही दिया है और उसके बदले आपको पैसा रिटर्न में मिलेगा। मतलब ये एक प्रकार का लोन है, ना कि ये डेटर है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पे इस तरीके से लिख रहे हैं मिस्टर कुमार्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये थोड़ा सा नया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पेड इनकम टैक्स 700 रुपीज। अगेन इनकम टैक्स उसका पर्सनल खर्चा होता है, किसका, प्रोप्राइटर का। तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, वैसे ही इनकम टैक्स भी अगर आप पे करते हो तो उसकी एंट्री भी क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 700 रुपीज से। उसके बाद पेड कैश टू विनोद ऑन बिहाफ ऑफ मोहन 850। तो हमने देखा था कि कभी भी किसी के बिहाफ पे अगर पैसे दिए जाते हैं तो हमें देखना होता है कि किसके बिहाफ पे पैसे हम पे कर रहे हैं, मतलब कि एक्चुअल में उधारी किसकी थी, मोहन की थी, हमें पैसे किसको देने थे, मोहन को देने थे। तो अकाउंट भी किसका सेटल होगा, मोहन का सेटल होगा। वो अलग बात है कि हमने विनोद को दे दिया, रमेश को दे दिया, सुरेश को दे दिया, इररिलेवेंट है वो। अकाउंट किसका सेटल होगा, अकाउंट का मतलब क्या है कि अब किसकी उधारी कम करेंगे हम, ये पेमेंट के बाद हम किसके उधार को कम करेंगे, तो हम मोहन के उधार को कम करेंगे, इसलिए मोहन अकाउंट डेबिट होगा। और आप पे कर रहे हो कैश में, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 850 रुपए से। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस
25,000 25,000 रुपए का आपने हॉर्स खरीदा। तो हमने देखा था जब हम हॉर्स बिजनेस के लिए खरीदते हैं तो वो भी हमारा एक प्रकार का क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। और उस गुड्स को हम कैसे लिखते हैं, गुड्स को हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट करके। इसी का हमने दूसरा ऑप्शन देखा था कि इसको परचेज अकाउंट डेबिट अगर कोई ना लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है लाइव स्टॉक। इसको क्या लिख सकता है, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आपने परचेज किया है तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश हो सकता है। इसको परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना ज्यादा फेवरेबल माना जाता है। ऑल्दो आपको आंसर में दिया हुआ है लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हम ये नहीं बोलते गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वैसे ही अगर हम हॉर्स खरीद रहे हैं तो ये भी हमारा एक प्रकार का स्टॉक ही है, तो उसको हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, वो ज्यादा फेवरेबल आंसर है। बट अगर लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश भी कोई लिखता है तो वो गलत नहीं है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ लास्ट आता है आपके पास पेड ₹130 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर। आपने कोई न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब आपको हर दिन न्यूज़पेपर सप्लाई होता है। अब इस टाइप के कई छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो हम अपने बिजनेस के अंदर करते रहते हैं, और इस टाइप के खर्चे को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, न्यूज़पेपर एक्सपेंस। आप क्या लिख सकते हो, न्यूज़पेपर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री भी आप करना चाहें तो आप कर दें। अगर आपको कुछ नया क्रिएटिव नहीं सोचना है, 130 रुपए से आपकी एंट्री हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जनरली इस टाइप के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो छोटे मोटे मिसलेनियस हेड में जाते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं यार ऐसे अगर हम खर्चे जोड़ने लग जाएंगे ना तो बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। मतलब कि हमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, जो कि कोई 50 रुपए का अकाउंट होगा, कोई 100 रुपए का अकाउंट होगा, कोई 125 रुपए का अकाउंट होगा। तो इस टाइप के जितने भी छोटे मोटे खर्चे, जितने भी मिसलेनियस नेचर के खर्चे हैं, उसके लिए एक अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो जो भी न्यूज़पेपर का खर्चा है तो वो भी इसमें डाल दो, कोई पेन पेंसिल खरीदा वो भी इसके अंदर डाल दो। मतलब कुछ भी ऐसा नेचर का खर्चा जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट का नहीं है, तो उसको मिसलेनियस के अंदर बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई बच्चा चाहे कि नहीं सर न्यूज़पेपर लिखा है तो हम तो न्यूज़पेपर एक्सपेंस लिखेंगे, तो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर आपको यहां भी मिलेंगे, नंबर आपको यहां भी मिलेंगे। ये एक थोड़ा समझदारी का लेवल है जो कि आपको आगे चल के समझ में आएगा कि जब आपको एक एंट्री के अंदर बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे कर दिख जाएं तो आप उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट ही करना पसंद करोगे, ना कि हर किसी का एक अपना अपना अकाउंट ओपन करना हम पसंद करेंगे। ठीक है, तो दिस इज सम सॉल्व्ड क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई बड़ी वाली बातचीत थी नहीं और मेरा पर्पस ये था भी नहीं कि इसको आपको स्टार्टिंग में कराया जाए, बट छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि सॉल्व्ड है तो कोई बात नहीं, बट एक बार उसको डिस्कशन हो जाता है तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है, चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं, तो वो हमने यहां पे अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, नाउ द मेन पर्पस इज रेक्टिफिकेशन। ये अपने को देखना है, रेक्टिफिकेशन को लेकर आपके पास देखो कितनी एंट्रीज हैं। टोटल आपके पास 6 एंट्री दी हुई है, इसको फटाफट से रेक्टिफाई करेंगे। ये एक नई वैरायटी है, इसके अंदर सिर्फ 6 एंट्री सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया गया है। हमने मोटा मोटा जनरल एंट्री समझ लिया है, जनरल एंट्री का चैप्टर हमारे दिमाग में बस गया है। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस किस नजरिए से पूछा जा सकता है, तो उसका एक नजरिया रेक्टिफिकेशन। इसके अंदर 6 एग्जांपल्स के तौर पे आपको एंट्री दी गई है। दैट डजंट मीन कि 6 से आपका काम हो जाएगा या आप 100 कर लोगे एंट्रीज तो आपका काम हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो सिखाया जाएगा इन 6 सवालों से। इन 6 सवालों से आपकी एग्जॉस्टिव कवरेज नहीं हो रही है, कवरेज तो आपके कॉन्सेप्ट से हो गए जो आपने पीछे सीखा है। आपको जनरल एंट्री आ गई है, अब अगर रेक्टिफिकेशन करनी पड़ी तो उसको किस तरीके से करना होता है वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है सर, आइए तो सबसे पहली एंट्री क्या है, देखो आपको क्या कह रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट नरेशन इज करेक्ट। आपको ये मानना है कि नरेशन सही है, बाकी का कुछ पता नहीं, बाकी आपको चेक करना है, बट नरेशन तो करेक्ट है ये मान के चलना है। ठीक है सर, क्योंकि नरेशन में हम क्या करते हैं सर, नरेशन में तो हम सवाल उतार देते हैं ना, तो अगर नरेशन में हमने सवाल उतारा तो सवाल तो सही ही होगा। अब जवाब हो सकता है लिखने में कभी किसी ने गलती कर दी हो जिसने उस जनरल एंट्री को पास किया हो, तो हम उसको मोटे मोटे तौर पे चेक करने जा रहे हैं और कहीं गलती होगी तो उसको हम हाईलाइट करके सही एंट्री उसकी पास करेंगे। ठीक है सर, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि 1500 रुपए से, और नरेशन क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रवि। आपको इंटरेस्ट मिला है रवि से। जब आपको इंटरेस्ट मिला है तो ऑब्वियसली बात है आपको कैश आएगा, ये बात तो पक्की होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सही लिखा है। लेकिन लिखा है टू रवि। हमने क्या देखा है कि कभी भी कोई एक्सपेंस या इनकम होता है ना तो हम नाम नहीं लिखते। ये हमने रूल पीछे पढ़ा हुआ है जनरल एंट्रीज के अंदर कि कभी भी किसी एक्सपेंस या इनकम को जब रिकॉर्ड करते हैं तो सपोज अगर मैं कोई एक्सपेंस पे कर रहा हूं रवि को तो मैं खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा। रवि इज इररिलेवेंट, हमारे लिए एक्सपेंस क्या है वो रेलेवेंट है। वैसे अगर मेरे को कोई इनकम रिसीव हो रही है तो मैं इनकम का नाम लिखूंगा, मतलब मैं रवि की जगह पे क्या लिखना पसंद करूंगा, मेरे को यहां पे ये नहीं लिखना है, मेरे को इसकी जगह पे क्या लिखना है, मेरे को लिखना रहेगा इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है ना, आप नाम यूज नहीं करते हो तो इसके अंदर गलती क्या है, इसके अंदर इसने नाम लिख दिया, दिस इज द एरर। आप इसको रेक्टिफाई करेंगे, इसकी करेक्ट एंट्री क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1500 रुपए, और नरेशन आपका सही है। आई होप इट्स नॉर्मल।
चीजें हमने ऐसी पीछे कवर की हुई है, आपको समझ में आ रही होगी। अगला, राम अकाउंट डेबिट टू सैलरी, लिखा है सैलरी पेड टू राम 5,000 रुपए 5,000 रुपए। अब बताइए नरेशन सैलरी पेड टू राम है, सैलरी पेड टू राम होता तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री हम करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट। अगेन सेम बात कि सैलरी हम राम को दे रहे हैं, राम मेरे लिए इररेलेवेंट है, मैं सैलरी राम को दूं, शाम को दूं, मोहन को दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो वो खर्चा है। तो मैं क्या एंट्री करता हूं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेरी करेक्ट एंट्री। इसने क्या कर दिया? राम को डेबिट कर दिया, नहीं होना चाहिए था। सैलरी को क्रेडिट कर दिया, मतलब ही नहीं है, सैलरी तो हमारा खर्चा और खर्चे सारे डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जब आप पे करोगे तो कैश जाएगा। रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये करेक्ट एंट्री है, 5,000 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही पार्ट गलत हो गया, डेबिट भी गलत है और क्रेडिट भी गलत है। सही एंट्री आपके सामने ये रही। ओके सर, अगला देखते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कर रहा है, एंट्री नरेशन क्या है? चेयर परचेज फॉर द प्रोप्राइटर। आपने कोई चेयर परचेज किया है, किसके लिए? प्रोप्राइटर के लिए चेयर परचेज किया है। जब प्रोप्राइटर के लिए आप कुछ भी चीज परचेज करते हो तो उसको हम क्या मानते हैं? उसका पर्सनल एक्सपेंस। उसको क्या मानते हैं हम? पर्सनल एक्सपेंस। और पर्सनल एक्सपेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो हो गई ड्राइंग। वो क्या हो गई? ड्राइंग। ये फर्नीचर प्रोप्राइटर अपने घर लेके गया होगा तो ये हमारे लिए क्या बन गई? ये बन गई ड्राइंग। और आपने परचेज किया तो नो डाउट आपने कैश पे किया होगा और कैश आपके पास से जाएगा। तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने क्या किया? इसने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। कैश क्रेडिट किया है, वो सही है। कैश में कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली पैसे तो गए ही है, लेकिन ये प्रोप्राइटर के लिए खरीदा गया तो इसलिए फर्नीचर में नहीं आएगा। फर्नीचर में कब आता? जब ये चेयर आपने बिजनेस के लिए परचेज की होती तो आपके लिए एसेट बनता। ये प्रोप्राइटर के लिए परचेज किया है तो आपके लिए क्या बनेगा? ड्राइंग बनेगा। प्रोप्राइटर का कैपिटल उतने से कम हो जाएगा। ठीक है सर, नॉर्मल सी बात है, ये चीज हमने पीछे सीखी हुई थी। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आता है फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास? गुड्स रिटर्न टू रजनीकांत। लो भाई साहब, रजनीकांत को भी नहीं छोड़ा आपने। गुड्स रिटर्न किया है किसको? रजनीकांत को। कितने का? 2,000 रुपए का। एंट्री क्या कर रहे हो आप? परचेज रिटर्न डेबिट टू रजनीकांत। बताइए सही है या गलत है? गुड्स रिटर्न टू रजनीकांत। अब गुड्स जब आप रिटर्न करोगे तो नो डाउट आपने कभी परचेज किया होगा तभी रिटर्न कर रहे हो। ये आप है, ठीक है सर, और ये है आपके रजनीकांत भाई साहब। ठीक है, अब परचेज रिटर्न गुड्स रिटर्न कर रहे हैं रजनीकांत को। इसका मतलब क्या है कि रजनीकांत ने कभी बेचा होगा, आपने रजनीकांत से कभी खरीदा होगा। आपकी बात की जा रही है यहां पे, तो आपकी नजर से लिख रहे हैं कि आपने कभी ना कभी कुछ परचेज किया होगा, अब आप इसको रिटर्न कर रहे हैं। जब आप रिटर्न करते हैं तो सामान आता है कि जाता है? सामान हमारा सर जाता है। और जब सामान जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन लिखते क्या है? लिखते हैं हम परचेज रिटर्न, क्योंकि वो उसका एक्चुअल कारण है। ठीक है, और इससे हम किसका अकाउंट सेटल करते हैं? तो जब हमने परचेज किया था तो हमने कहा था कि हमने उधार में खरीदा रजनीकांत भाई साहब से, तो रजनीकांत को हमें पैसे देने हैं। तो रजनीकांत हमारा क्या है? क्रेडिटर है। हमारे लिए रजनीकांत क्या है? क्रेडिटर है। तो इसका बैलेंस किस में होगा? क्रेडिट में होगा। लेकिन जब हमने इसको सामान लौटा दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे? भाई साहब तुम्हें हम इतने से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि इतना पैसा तुमको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पैसे के बदले मैंने तुमको क्या दे दिया? तुम्हारा सामान। तुम्हारा पैसे के बदले मैंने तुम्हारा सामान ही तुमको लौटा दिया है। इसको आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि रजनीकांत को अगर आप पैसे देते तो एंट्री क्या करते? रजनीकांत टू कैश। अब आप पैसा ना देके उसको गुड्स दे रहे हो तो रजनीकांत तो डेबिट तब भी होगा, इसका अकाउंट तो उतने से सेटल करना ही पड़ेगा। और टू कैश ना करते हुए आप क्या लिखोगे? टू परचेज रिटर्न, जो कि आप गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो परचेज रिटर्न के नाम से। अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। इन भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया। हाय 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 हाय। ये बताइए इस एंट्री से क्या परचेज रिटर्न कभी भी डेबिट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परचेज डेबिट होता है भाई साहब। जब आप गुड्स खरीदते हो, गुड्स आता है, उसको आप लिखते हो परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट ही होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। परचेज अगर डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट ही होगा, कभी भी परचेज रिटर्न डेबिट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये तो घोर पाप हो गया। और परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो ऑब्वियस सी बात है रजनीकांत आपको कहां लिखना पड़ेगा? डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रेडिटर का बैलेंस एडजस्ट कर रहे हो तो वो आपका डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट एंट्री है। इसने पूरी एंट्री गलत की हुई है नरेशन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़िए। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। आपने अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। अब जब आपने अगले साल का कोई खर्चा पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ एक्सपेंस। ठीक है सर, अब आपने कोई इंश्योरेंस कराया और अगले साल का खर्चा आप अभी पे कर देते हो तो आपके पास से पैसे तो जाते हैं नो डाउट, बट क्या वो आपका खर्चा होता है? नहीं सर, वो खर्चा नहीं होता। वो क्या होता है? वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। और प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? जैसे कि यहां पे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम
प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2। आपने पेमेंट किया तो नो डाउट पैसा तो जाएगा ही जाएगा, और इसमें बैंक लिखा है तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। नरेशन के हिसाब से ये क्लियर नहीं है कि चेक में दिया, कैश में दिया, कैसे दिया है, बट अगर पेमेंट करोगे तो आपका पैसे तो जाएंगे, चाहे कैश से जाए चाहे बैंक से जाए। तो अब इस बैंक को करेक्ट हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2, बैंक होना चाहिए कितने का, 1200 रुपए का। ठीक है सर। अब नरेशन के अंदर चेक नहीं लिखा था बट इसने बैंक लिखा है, तो कोई व्यक्ति चाहे तो वो और करेक्शन कर सकता है और उसको ये भी कह सकता है कि सर प्रीपेड इंश्योरेंस को तो करेक्ट करेंगे, साथ में हम बैंक ना लिख के यहां पे कैश लिखेंगे। ये भी आप कर सकते हो टू द एक्सटेंट आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहां पे चेक की बात नहीं कह रहा है। बट ये बहुत लिटरल हो गया, मतलब कि एक पल को अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूं और कोई बच्चा ये लिख के आए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो भी मैं उसको नंबर दे दूंगा। मैं इस बैंक और कैश में लड़ाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही सेंस में पैसे आपके जा रहे हैं, दोनों ही सेंस में पेमेंट कर रहे हो। इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है नरेशन के अंदर कि आपने कैश में दिया या चेक से किया है, तो मैं पर बैंक को भी यहां पे काटना पसंद नहीं करूंगा। बट बिल्कुल करेक्शन की बात करें, जिसे कहते हैं 100%, कोई स्कोप ही ना बचे किसी के नंबर काटने का, तो उस केस में आप एंट्री क्या करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 रुपए से। ठीक है, तो आप ये भी गलत ठहराओगे, ये भी गलत ठहराओगे। इंश्योरेंस प्रीमियम तो होगा ही नहीं, खर्चा नहीं है, ये अगले साल का खर्चा है। तो इस साल इसको कहां डालोगे आप, इसको इस साल बोलोगे ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये आपका एक एसेट क्रिएट होगा जो कि फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे, उस एसेट को आप यहां पे डेबिट करेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है फर्नीचर परचेज फॉर कैश, उसकी एंट्री क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो क्या परचेज अकाउंट में जाता है? नहीं सर, परचेज अकाउंट में क्या जाता है, गुड्स जाता है। जब फर्नीचर खरीदते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना से, 8000 से। ठीक है, तो वेरी सिंपल। तो आपको यहां पे परचेज अकाउंट नहीं लिखना है, इसकी जगह पे क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट कैश आपका। ठीक है, तो दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री। आई होप आपको रेक्टिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टिफिकेशन का मोटा मोटा मतलब ये है कि नरेशन को पढ़िए, सही एंट्री बनाइए, देखिए कहां गलती है, जहां गलती है उसको हाईलाइट कर दीजिए, या फिर आप पूरी करेक्ट एंट्री को वहां पे अपने आंसर में लिख के आ जाइए। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डील विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जब भी रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी, यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए कहा गया था। तो रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने सबकी करेक्ट एंट्री बना ली, हमने सबकी करेक्ट एंट्री बना ली। अब आपको रेक्टिफाई करना हो तो रेक्टिफाई के लिए आप क्या करोगे, तो आपने उसकी लिख दी करेक्ट एंट्रीज। अब आपसे अगर कहा जाए कि आपको करेक्ट एंट्री के साथ साथ इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री भी पास करो, तो क्या करोगे आप, जैसे यहां पे आपने क्या किया, आपने जनरल एंट्रीज को रेक्टिफाई किया ये मानते हुए कि नरेशन सही है, तो आपने रेक्टिफिकेशन यहां पे अपनी दे दी। अब हमने अभी इसकी करेक्शन नहीं करी, हम ये मान रहे हैं कि हमने इसको मिटाया है। हम इसको अभी क्या मान रहे हैं कि मैंने इस एंट्री को क्या माना कि इस वाली एंट्री को मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया, और मैंने करेक्ट एंट्री पास कर दी। मैंने करेक्ट एंट्री जो थी उसकी वो पास कर दी और बात खत्म हो गई। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में कैसा होता है सर, एक्चुअली में हम इसको इरेज तो कर ही नहीं सकते ना भाई साहब। एक बार आपने अपने अकाउंटिंग के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर एंट्री को लिख दिया, आपने एंट्री पास कर दी, तो इरेज करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। रेक्टिफाई का मतलब क्या है कि अगर कोई अकाउंट गलती से प्लस हो गया है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, कोई माइनस हो गया है तो प्लस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पिछली ट्रांजैक्शन को जाके आपने रबड़ से मिटा दिया और सही वाली ट्रांजैक्शन कर दी, ऐसा करने का स्कोप नहीं होता। बट फिलहाल मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको मैंने करेक्ट एंट्री सिखाई है बस और बस। रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं वो मैं फिलहाल यहां पे नहीं सिखाना चाह रहा हूं। उसके लिए आपके पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या नाम है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहां पे आपको इसी तरीके से एंट्री दी होती है और आपको उसको रेक्टिफाई करना होता है। आप बताते हो उसके अंदर कि ये है रॉन्ग एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री, उसके बाद आप बताते हो ये है करेक्ट एंट्री। आप रॉन्ग एंट्री बताएंगे, उसके बाद आप करेक्ट एंट्री बताएंगे, और उसके आप इसको दोनों को देखते हुए आप उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बताएंगे, जिसमें आप बोलेंगे कि इस तरीके से अगर एंट्री पास करेंगे तो पुराना वाला भी करेक्ट हो जाएगा और करेक्ट वाला भी उसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर हम वहां पे सीखेंगे। फिलहाल उसकी चर्चा हम यहां पे नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि नरेशन के बेस पे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए और कहां पे गलती हुई है, उन गलतियों को हमने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन। अब जो इसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मिसिंग इंफॉर्मेशन की। जब जनरल एंट्रीज आपको दी हो और कुछ एक जानकारी मिसिंग हो तो उसको कैसे फिल किया जाता है, वो हम एक तरीके से उसको क्वेश्चन में ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहां पे कुछ गलती नहीं बतानी है, कुछ चीजें ब्लैंक है उसको फिल करना रहेगा, तो वो हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही हम सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो फिलहाल इतना ही।